सो गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया? हाँ बेटा, बढ़िया सब लोग? या कोई समस्याएं हैं? नहीं है? चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हम सीड को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बच गए हैं। आज हम उनको कवर करेंगे। और इसी के साथ आज एक इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड पेस्ट डे। ठीक है? तो वर्ल्ड पेस्ट डे 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस डे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। देखो, पेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पेस्ट? सेकंड प्लीज। जी, वर्ल्ड पेस्ट डे। पेस्ट डे का मतलब देखो, पेस्ट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, पेस्ट मीन कोई भी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपको इकोनॉमिकली लॉस करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, आपके फील्ड में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो कि बेनिफिशियल हैं एज वेल एज हार्मफुल हैं। अगर किसी इंसेक्ट की वजह से आपका इकोनॉमिकल लॉस, यानी कि फील्ड में क्रॉप की यील्ड अगर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, इन दैट केस वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर एज ए पेस्ट, बिकॉज insect are not always a pest, because some are the beneficial insect and some are the harmful insect, and always remember that जो आपका harmful effect होगा वही हमारा यहाँ पर क्या होगा? एक पेस्ट होगा। मैंने क्या बोला? जो harmful effect क्रिएट करेगा वही हमारा क्या होगा? एक पेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, आप स्टडी करते हो और वो आपका रूममेट है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो वो गाने चला लेता है, वो आपका नाचने लगता है, या फिर आपको बोलता है कि चलो मूवी के लिए चलते हैं। इन दैट केस वो आपके लिए क्या है? एक पेस्ट है। समझ में आ रहा है? आप स्टडी करते हो, आपका कोई एक रूममेट है या फिर साथ में कोई पर्सन और रहता है, वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, वो आपके लिए क्या है? पेस्ट है। आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो आपके लिए क्या है? पेस्ट है। चलो, ये तो है वो चीजें जो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम किसी प्रकार से बोल देते हैं। लेकिन जनरली जो आपकी अगर हम बात करते हैं तो वो आपका ये होता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी आपका एक इंसेक्ट या कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग को इकोनॉमिकल लॉस क्रिएट करता है, वो आपका क्या होता है? पेस्ट होता है। ठीक है? उसी पेस्ट को इरेडिकेट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, वो हम लोग स्टडी करते हैं किसमें अंदर? पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। समझ में आया? पेस्ट मैनेजमेंट। और पेस्ट जो आपका वर्ल्ड पेस्ट डे बोल सकते हो, या फिर आप इसे वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे भी बोल सकते हो। मींस आपके लिए पेस्ट कौन है ये आपके लिए आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी होता है, चाहे आपकी लाइफ हो चाहे आपका फील्ड हो। क्यों? क्योंकि आपके फील्ड में अगर आप सभी इंसेक्ट को किल कर दोगे, देन यू आर लॉसिंग द डायोवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आप क्या कर दोगे? लॉस कर दोगे। और आप जानते हैं कि जैसे ही आपने बायोडाइवर्सिटी को लॉस किया, वहां से बेनिफिशियल इंसेक्ट को लॉस किया, वैसे ही क्या होगा? आपका ओवरऑल जो यहां पर लॉस है वो बढ़ जाएगा। आने वाले टाइम में जो आपके बेनिफिशियल नहीं बल्कि हार्मफुल इंसेक्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हैं वो पैरास्टोइड का, प्रेडेटर का काम करते हैं, और वो हमारे लिए एक बेटर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो आपने एक मोस्ट कॉमन सुना होगा, आपका कांग्रेस ग्रास, जिसको आप पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के नाम से जानते हो, कांग्रेस ग्रास जिसको आप गाजर घास के नाम से भी जानते हो,
उसको कंट्रोल करने के लिए एक बीटल का यूज किया जाता है, एंड दैट बीटल इज द जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। बीटल का नाम क्या है आपका? जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। तो इस बात को समझिए यहाँ पर कि हमारा जो पेस्ट है वो होता क्या है, और उसको अंडरस्टैंड करना, उसको मैनेजमेंट करना, वही हम किसके अंडर है करते हैं? पेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में करते हैं। और उसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये हमारा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। जितने भी डे होते हैं, चाहे किसी के रिलेटेड कोई भी आपका आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कल जो है एनवायरमेंट डे था, याद है आप सब लोगों को, है ना? 5 जून को एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहां पर हम लोग करते क्या हैं? बीइंग ए स्टूडेंट, हम या तो पोस्टर या फिर अपना कुछ बना लेते हैं और उसको हम एज इट इज क्या करते रहते हैं? लगाते रहते हैं कि हमने ये बना लिया। लेकिन क्या उससे हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी? पॉसिबल है क्या? नहीं। हमें उसके लिए ग्राउंड रियलिटी पर उतरना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पर वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कल की ही बात करता हूं, कल कोई बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कल 5 प्लांट ही लगाए हैं हमने, लेकिन 5 प्लांट लगाने के लिए मैंने ऑफलाइन के बच्चों को इतना मैसेज किया था कि आप आना। हद है, बेशर्मी की हद है इनकी, कि ये बच्चे यहां तक पहुंचने तक नहीं है, इन्होंने प्लांट लगाने तो क्या थे। तो वो एक क्या होता है आपका कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो केवल फोटोज देखनी है कि कौन सी अच्छी है, ज्यादा बेटर है ना। वो एनवायरमेंट डे के ऊपर हमें ये करना है। हमें एक स्पीच सुननी है, क्या स्पीच सुनने से और फोटोज देखने से एनवायरमेंट आपका सही हो जाएगा? आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, आपके अलावा कोई और नहीं है। सबसे बड़े पेस्ट आप हो इस धरती के लिए, आपसे बड़ा कोई पेस्ट नहीं है यहां पर। समझ में आ रही है? ये दोनों डे एक रिलेट कर रहे हैं। तो कल के लिए आप ये मत बोलिए कोई दूसरा है, सबसे पहले आप खुद हैं। समझिए इस चीज को कि यहां पर आपका क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उन चीजों को समझिए और थोड़ा बहुत आगे बढ़िए यार उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? लाइफ के अंदर केवल यही नहीं है कि आप लोग बैठे रहें डोरमेंट तरीके से और होता रहेगा अपने आप। हाँ, लाइफ चल रही है, कोई बुरी नहीं है, ठीक है? ऐसी लाइफ देखो, धरती के अंदर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है चाहे वो बर्ड है, वो सारे जी रहे हैं, और आप भी उनमें से एक होना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई फोर्स नहीं कर सकता है आपको कि आप बढ़िए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो डोरमेंट होकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, आप भी उनमें से एक बन सकते हो। इट्स योर चॉइस, आइदर आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आइदर आप जो है डोरमेंट रह के अपना वर्क करते रहिए, ठीक है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मुझे भी पता है, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ के आप खुद हकदार हो, ठीक है? तो आपको कोई बुरा भला नहीं, लेकिन फिर भी एक वर्ड बोलने का होता है, उसको बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप कर सकते हो तो एटलीस्ट करिए उस चीज़ को, अदरवाइज लिव इट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि सीड की, सीड का हमारा जो टॉपिक था वो अप्रोक्सीमेटली हो चुका था, लेकिन 2-3 पॉइंट हमारे बच चुके थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार रिमाइंड करवा दीजिए कि क्या हमारा था वो। ओके। हम्म मेरे को दे दे, दे दे 1 मिनट। अच्छा, ये तो हो गया ना। ट्रूथफुल सीड हो गए, आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह बता दिया था। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक आपका फोटो ब्लास्टिक सीड की बात की जा रही थी। देखिए, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। ब्लास्ट मतलब क्या होता है? देखो, सीड जब जर्मिनेट करता है तो एक प्रकार से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा धमाका होता है कि ये लो जी धरती से अंदर से फट के कौन आया है, आपका एक चिराग आया है ना, ऐसा तो नहीं है ना। सिंपल क्या होता है, आपका एक सीड जर्मिनेट करता है तो उसका सीड कोड पहले ब्रेक डाउन होगा और सीड जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे ही ये सीड जर्मिनेट करेगा आपका नया प्लांट बनता है, लेकिन ये लाइट के प्रति कितना सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इसको लाइट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है?
अगर इसको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है जर्मिनेशन के लिए देन ये होगा पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, और अगर इसको कम लाइट की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, इनके बारे में आपने कभी सुना होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन रेशियो का मतलब क्या होता है, SMR, और ये है SRR, मल्टीप्लिकेशन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सीड अगर हम लोग आज जर्मिनेट कर रहे हैं, वो प्लांट बनेगा और उससे हम लोग ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे कितने सीड को प्रोड्यूस करेगा, एक सिंगल सीड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। एक सीड से कितने सीड मल्टीप्लाई हुए, ये एक्चुअल नंबर पर मत जाना, हमें केवल जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पर सीड आपके क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो यहां पर आप लोग कभी प्रैक्टिकली जो है उसकी लड़ाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर जो बच्चे, क्योंकि जो फील्ड में जाते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा, वो बोलेंगे कि सर आप यहां पर किसी के लिए सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो जो पढ़ोगे तो आपने ज्यादातर पढ़ा होगा कि 1:20, 1:100, 1:150, तो ऐसा कोई वो नहीं है, आपका कंपलसरी नहीं है कि उतना ही होगा, वो आपका फील्ड लेवल पर थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो उस केस में आप उसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझकर कि हाँ ये होता है, और उसको थ्योरेटिकली क्या करोगे, याद करोगे, जो एज इट इज आपकी टेबल दी हुई है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होना वाजिब है जो फील्ड में जाते हैं उनके लिए। लेकिन प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप इसको एज इट इज याद करिए कि एक सीड से कितने सीड मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये एग्जाम के अंदर यही इसी प्रकार से आ जाता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लेस सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, इनमें से सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कम किसका है, लेस किसका है, वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास एक आपका सीड है, ये आपने क्या किया, मार्केट से परचेज किया। कहां से परचेज किया आपने, मार्केट से परचेज किया, और इसके आपने क्या कर दिया, ग्रो करवा दिया। कहां पर, आपके फील्ड में। नेक्स्ट टाइम इससे जो सीड प्रोड्यूस हुआ होगा उसी सीड को आपने जर्मिनेशन के लिए यूज कर लिया, मतलब आपने मार्केट से सीड को परचेज नहीं किया, तो आपने घर का ही सीड क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो जहां पर हम मार्केट का सीड परचेज करेंगे वहां पर M साइन को लगाएंगे, और जहां पर घर का यूज करेंगे वहां पर H को यूज करेंगे। और नेक्स्ट टाइम भी हमने क्या किया, H, नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, M, नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, H, H, M, H, H और M। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ, आउट ऑफ 10 टाइम आप जब भी रबी सीजन आया तब आपने क्या किया, रबी के टाइम पर फॉर एग्जाम्पल वीट की हम लोग सोइंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 10 ईयर तक आप लोगों ने कितनी बार मार्केट से सीड को रिप्लेस करने का काम किया। आपका जब मार्केट से सीड को परचेज करते हो तब आप क्या करते हो, अपने जो ट्रेडिशनल सीड होता है उसको क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो, और नया सीड आपके पास आ जाता है। वही हमारा क्या होता है, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। समझ में आया, सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो समझिए यहां पर कि आपका ये है मार्केट का सीड और ये है आपका घर का सीड, तो रिप्लेस कितनी बार किया आपने, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो 4 out of 10 into 100, it means seed replacement ratio is the 40%. Are you getting my point? So यही आपसे पूछा जाता है कि सीड रिप्लेसमेंट रेशियो किस क्रॉप का कम है और किस क्रॉप का ज्यादा है। एक्चुअल में ईच एंड एवरी क्रॉप हैव सम डिफरेंट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। सो राइट नाउ देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द सीड रिप्लेसमेंट रेशियो दैट इज गिवन इन योर टेबल, आइदर दैट इज गिवन इन एनी टेबल, बिकॉज ये क्या होता है, हर साल आपका थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्या होता है, आपका चेंज होता है। तो ये आपका सितंबर के अंदर अप्रोक्सीमेटली चांसेस है कि ये कोई नया डेटा आएगा, उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। TNEU की वेबसाइट पर आप लोग जब जाओगे तो अभी आपका जो डेटा प्रेजेंट है वो अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु है। प्लीज अगर आप कहीं भी ढंग से उसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा दैट डेटा बिलोंग्स टू तमिलनाडु। So you are in India and they are asking the question related to
इंडिया। सो आप लोग अगर उसको याद करोगे तो उसका कोई फायदा आप लोगों के लिए नहीं होने वाला, वो आपका नुकसान होने वाला है। समझ में आया मैंने क्या बोला? नेक्स्ट हम लोग उसके लिए जो नई टेबल आएगी उस टाइम पर आएगी, उसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और वही आपको याद करनी है। आज प्रेजेंट टाइम में जहां भी मैक्सिमम जो डेटा दिया गया है वो टीएनयू का डेटा दिया गया है, और वो भी तब का डेटा दिया है जब बहुत टाइम 1990 का समथिंग का डेटा है, वो आज का डेटा भी नहीं है। 2014 में तो नया डेटा कब का आ गया था, उसके बाद 16 में आया था, उसके बाद एक डेटा और आ गया, आई थिंक 18 में आया था। अब इस बार डेटा आपका आ सकता है, तो प्लीज उसको एक बार याद मत करिएगा, जैसे ही नया डेटा आएगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर नहीं आता है फिर हम पुराना डेटा याद कर लेंगे। समझ में आ गया? चलिए, लेकिन यहां पर जो आपकी क्रॉप होती हैं, जैसे एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, एक आपकी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, और एक आपकी यहां पर ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ये तो आपको याद होगा कि हम इनको क्यों बोलते हैं क्रॉस पोलिनेटेड, क्यों बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और क्यों बोलते हैं आपका ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। तो यहां पर जो आपकी ये क्रॉप है, इनके लिए बोला जाता है कि आपका सीड रिप्लेसमेंट रेशियो जो है वो कुछ ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उनके लिए सीड रिप्लेसमेंट रेशियो कितना है? 25%, एंड गवर्नमेंट वांट टू इंप्रूव इट 33%। प्रेजेंट टाइम में कितना है और टारगेट कितना है? ठीक है, इसके लिए कितना है? 33%, और गवर्नमेंट वांट टू 50%, एंड हेयर इट इज द 100%, एंड गवर्नमेंट वांट इट 100%। अब इससे ऊपर होता नहीं है, वरना इससे ऊपर भी कर लेते हैं। समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो है वो आपका यहाँ पर किस चीज को कितना प्रमोट कर रही है, उसको ग्रो, उसको चेंज करने के लिए। आप लोग जानते हो कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जो होती हैं उनके सीड को बार बार चेंज नहीं करते, हम लोग वही सीड यूज कर लेते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा व्हीट का सीड, आपके फादर एंड मदर अगर आपके बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर या फार्मर बैकग्राउंड से, वो लोग आपके घर का सीड ही यूज कर लेते हैं नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग के लिए। हैव यू सीन दैट थिंग? ये चीज आपने देखा है क्या? है ना, नॉर्मली जो हमारे घर में अवेलेबल सीड होता है उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं सोइंग के लिए। बहुत रेयर चांस होता है जब मार्केट से, या कई बार आपने देखा होगा आपकी यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, वो कई बार नया सीड लॉन्च कर देती है। उस टाइम हम लोग, रेयर चांस होता है कि मार्केट से उस सीड को लेकर आते हैं और उसकी सोइंग करते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका अगला एक और पॉइंट था सीड जीन बैंक। कि सीड जीन बैंक क्या होता है? देखो, जीन बैंक, बैंक का मतलब क्या है? जहां पर आप लोग क्या करते हो, कुछ डिपॉजिट करवाते हो या फिर कुछ आपका विड्रॉल करते हो। भाई बैंक का मेन काम क्या होता है? बैंक का काम यही है ना कि कुछ आपका पैसा डिपॉजिट किया और फिर आपका क्या कर लिया, उसमें से विड्रॉल कर लिया, यही तो है आपका यहां पर जीन बैंक। तो जीन को हम लोग क्या करेंगे, या तो उसको विड्रॉल करेंगे या फिर उसको क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। अब आप लोग जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में आपने बहुत बार सुना होगा कि ये स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। सुना है आपने उनके बारे में? तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए कम से कम उनका कुछ पार्ट, चाहे वो सीड है या वो आपका प्लांट का किसी भी पार्ट से प्रोपेगेट होता है, तो उसका रूट पार्ट है, स्टेम पार्ट है, लीफ पार्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। और उसी को प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, और जहां पर उसको प्रिजर्व किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बैंक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जीन बैंक। उस जीन बैंक में अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जो है डिवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो हमें रेगुलरली रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको हम मीडियम टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स। एंड कुछ सीड ऐसे होते हैं जो 100 साल, हजारों सालों तक भी वहां पर पड़े रहते हैं, वो हमारा होता है लॉन्ग टाइम। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग जीन बैंक में जो स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज के बिहाफ पर उसको 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका है शॉर्ट टर्म स्टोरेज। सबसे पहले क्या है आपका, शॉर्ट टर्म स्टोरेज। दूसरा आपका क्या है यहां पर, मीडियम टर्म स्टोरेज। और तीसरा आपका यहां पर क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। देखिए क्या बोला यहां पर कि मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है कि इनको हम इस प्रकार से जो है डिनोट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। होता क्या है कि अगर आपका सीड कम टाइम के लिए हम लोग स्टोर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म।
अगर हम उसको मीडियम टाइम के लिए स्टोर करेंगे तो हमारा क्या होगा, मीडियम टर्म स्टोरेज, और अगर हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करेंगे तो हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। समझ में आया? चलिए, तो यहां पर आपका जिन बैंक के अंदर जब स्टोर करते हो तो एक टेम्परेचर आपका यहां पर डिफाइंड होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कितना है, मीडियम के लिए कितना है, लॉन्ग के लिए कितना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा यहां पर, टेम्परेचर रेंज कि कितना होना चाहिए। तो आपका जो शॉर्ट टर्म होता है उसके लिए बोला जाता है 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको कितने टाइम पीरियड के लिए स्टोर करते हो वो हमारा यहां पर जो है लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका इसको हम स्टोर करते हैं 12 to 18 मंथ्स। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? नेक्स्ट, ये हमारा जो होता है वो आपका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज स्टोर्ड अप टू 18 months to 5 year, and sometime it's also write down as 15 to 25 year. So you can say that कि आपका 5 से 20 साल तक का जो आपका स्टोरेज होता है वो हमारा किस में काउंट करते हैं हम लोग, 5 to 20 ईयर जो स्टोरेज होगा वो किस में काउंट करेंगे, मीडियम टर्म। और जैसे ही आपका यहां पर आएगा कौन सा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में आपका दो टाइप का टेम्परेचर होता है, एक है -18 to -20 डिग्री सेल्सियस, एंड सेकेंड इज द -196 डिग्री सेल्सियस। हियर इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 100 ईयर। कितने साल तक, 100 साल तक उसको स्टोर कर सकते हो, और यहां पर आप लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्या बोला आपका, इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक 100 ईयर्स तक, लेकिन इसमें हम जो स्टोर कर सकते हैं वो हमारा कितना होगा, एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, हाँ जी बेटा। क्या जो वीडियो बंद करके बैठे हैं उनको रिक्वायरमेंट नहीं है रिपीट करवाने की। वीडियो ऑन करिए, मुझे पता लगना चाहिए। नो नो नो, अभी कोई फायदा नहीं होगा। आप ड्यूरिंग द होल क्लास मैं आपको यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन से एक शब्द बोला हुआ है कि ऑनलाइन वाले बच्चे की वीडियो कंप्लीट ड्यूरिंग द क्लास ऑन होनी चाहिए, अगर आप लोग उसको रिपीटेशन चाहते हो। बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप सो रहे हो या मजे ले रहे हो। आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। इफ यू आर वांट टू स्टडी फ्रॉम मी देन यू हैव टू ऑन योर वीडियो, अदरवाइज रिपीट द वीडियो, है ना। उसको आप देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। 3 से 4 दिन में वीडियो अपलोड होगी, उसको देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं क्या बोल रहा था कि 3 प्रकार का स्टोरेज है, एक आपका टेम्परेचर इसके अंदर है और एक आपका टाइम पीरियड है। तो इन दोनों को आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद करिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आपसे पूछ लिए जाते हैं। कंफ्यूजिंग जो है वो आपका ये है केवल इतना सा, क्योंकि अब इसको कोई भी क्लेरिफाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रीजन बताता हूं आपको। जब आप, क्योंकि जीन बैंक की जब हम बात करते हैं तो जीन बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, NBPGR। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर आपका स्टोरेज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये आपका 18 to 5 ईयर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? वहीं पर ICR के जब आप लोग पढ़ते हो डेटा को तो वहां पर आपका 10 to 15 ईयर और एक जगह पे 15 to 20 ईयर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इस प्रकार से कभी कंफ्यूज नहीं किया गया। जब भी आप एग्जाम को देखते हो तो उसमें कभी भी आपको कंफ्यूज इसमें नहीं किया गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या UPSC का पेपर देखा है? कल या परसों जो भी हुआ था, परसों हुआ था, देखा है? नहीं, इतना टाइम कहाँ है? I don't have time. We are the busy person. कहाँ बिजी थे भाई? बेटा आपने देखा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज द टारगेट, है ना। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं, GS पेपर जो है ना, और CSAT जो आपका है उसमें भी आपके 2 पैराग्राफ एग्रीकल्चर के हैं। पैसेज आपको देखे होंगे आपने ना, पैसेज से क्वेश्चन पुट आउट करने होते हैं, उसमें भी 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं। CSET में भी आपका एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, GS के पेपर में भी आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। और अगर आप उनको देखोगे तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या है, बहुत नजदीक है, बहुत आपके बिल्कुल पास पास में है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी क्लास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई UPSC की प्रिपरेशन करवाता हूं, झूठी बात।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो करवाया गया उसमें से यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये फंडा आपको समझना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस होता है बात में। देखो मेरे से वो बातें तो नहीं होती कि मैं यहां पर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा दूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर आपने पढ़ लिया तो चाहे वो यूपीएससी नहीं, चाहे तुम कुछ भी क्रैक कर लेना उसके साथ, तो इतना तो वादा है। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी, लगातार। एक दिन भी गैप हुआ तो फिर तो चाहे यूपीएससी छोड़ देना, कल तक भी पास नहीं होने वाला। समझ में आ गया? चलिए, तो ये यहां पर आपका कल से कम क्वेश्चन देख कर आना। कल क्वेश्चन देख कर आओगे तो पक्की बात है कि उन क्वेश्चंस को डिस्कस मैं करवा दूंगा, पर कम से कम 5 बच्चे मिल जाए मुझे जो पढ़कर आए। ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, है ना, मुझे भीड़ तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि सिलेक्शन कौन सा सभी का होने वाला है, उसमें भी रहने वाले हैं ना बाकी। तो अगले साल मैं किसको पढ़ाऊंगा? तुम में से तो एक आधे होंगे, वही तो प्रमोशन करेंगे, उनकी भी तो नीड है मेरे को, है ना? हाँ, अब तो ऐसे कर दें जैसे मत पढ़ कर आना कल, है ना, कल इज्जत अच्छे से उतारेंगे आपकी फिर। चलिए, तो यहां पर क्या बोला मैंने कि आपके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते रहिए, चाहे इनके, अब जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन इनके रिलेटेड कभी मीडियम टर्म के रिलेटेड नहीं आया है, शॉर्ट टर्म हमेशा कंफ्यूज किया है, शॉर्ट टर्म के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और आपका क्रायो प्रिजर्वेशन जो आपका यहां पर -196 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर इसको स्टोरेज किया जाता है। किसमें? क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब आपका बिल्कुल चिल्ड टेम्परेचर के अंदर। समझ में आ रहा है? तो वहां पर उसको क्या कर रहे हो आप लोग? स्टोर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये आपका -196 में। चलिए, अब एक चीज आपको यहां पर समझ में आ रही होगी कि ये जो डेटा आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एज इट इज देखने को मिलती है फैक्ट की फॉर्म में, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो हम लोग इनको इजी से याद कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना बता दूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लेते हो तो उनको रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर अगर ढंग से देखोगे तो हमने क्या देखा? टेम्परेचर था यहाँ 18 to 20 था और यहाँ -18 to 20 था। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर हर एक को पता होता है कि कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। 90% आप अगर आई थिंक सो आजकल तो क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में 5th या 6th क्लास में भी पता लग जाता है बच्चों को, तो उनको भी पता होगा इसके बारे में। और नेक्स्ट अगर हम बताएं तो यहां पर आपका है टाइम पीरियड, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद हो सकता है। क्या? पहला तो आपको पता है 1-1.5 साल के लिए स्टोरेज होता है नॉर्मल आपका, है ना, तो आपका 1 साल को हम कितना बोलते हैं? 12 मंथ ही तो बोलते हैं, तो 12 महीने से 18 महीने तक। और नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो 18 to 5 ईयर, और ये आपका क्या है? अप टू 100 ईयर एंड आपका अनलिमिटेड टाइम। क्या क्या लिखा है? 1, हाँ, नहीं, 148 नहीं, कहीं नहीं है। देख, आपका ध्यान रखना, 48 आपका लिक्विड नाइट्रोजन का जो दिया जाता है पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी के लिए हो सकता है, लेकिन क्रायो प्रिजर्वेशन जो किया जाएगा वो हमेशा लिक्विड नाइट्रोजन, और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर आपका जब भी देखने को मिलेगा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर आपको देखने को मिल सकता है, और वो भी कितने पे? -143 डिग्री सेल्सियस। कई बार इसकी बजाय ये लिखा होता है 143 to 148 डिग्री, ये फ्लक्चुएशन करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और वो यहां पर जरूर आपका हो सकता है, कई बार ये पूछ सकते हैं। लेकिन ये मैंने नहीं देखा, अगर देखा है तो एक बार दिखा देना, उसको मैं कंफर्म कर दूंगा कि क्या कहानी है। समझ में आ गया? कि वही बात है ना, उसमें जितने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर है, आपने किसी ने देखा हुआ है तो एक बार जस्ट मुझे शो कर देना कि सर ये मैंने यहाँ से देखा था, एक बार उसको जो है कंफर्म कर दीजिए, तो कल आपकी क्लास में कंफर्म कर दूंगा उसको मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो आपका सीड मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट क्या हुआ? कंप्लीट। और अब आपके सीड के रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे, आई थिंक सो कल आपने पढ़े होंगे, कल आपका एक टेस्ट हुआ होगा, उस टेस्ट में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब आप लोग टेस्ट पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग इतना क्यों नहीं देखते हो, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। जैसे कुछ बच्चों ने, फॉर एग्जाम्पल, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप लोग क्या करते हो, उसका सॉल्यूशन देखते हो, ठीक है। सॉल्यूशन को देखने के बाद आप लोग प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर ना नीचे सॉल्यूशन पूरा का पूरा दिया होता है कुछ के अंदर, आप उसको पढ़ लिया करो यार, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। शायद 1 या 2 क्वेश्चन में अगर आपका डाउट है तो वो डाउट वहां से क्या हो जाएगा, आपका
क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सॉल्यूशन को जरूर पढ़ें, केवल क्वेश्चन को ही पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, गाइज इज दैट आई एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? बेटा मे बी ना लाइट जा सकती है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन बिटवीन अगर चला जाता है तो आप लोग वेट मत करना कि क्लास आपकी चलेगी, पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्लास आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है? बट जब तक नहीं है तब तक हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों बेटा? अगर इन बिटवीन कहीं हो जाता है तो आप प्लीज़ उसको लीव ऑन कर देना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आपका क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आता हूं मैं। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहले तो क्या होता है कि एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ना? और ये बताने का इसलिए नीड नहीं होता क्योंकि नॉर्मली आपका यहां पर सबसे नीचे जब देखोगे तो डेफिनेशन दी गई है, एंडोस्पर्मिक सीड आर दो सीड दैट हैव, लाइट काफी टाइम से नहीं है क्या? आज मॉर्निंग फ्लक्चुएट कर रही है? बेटा बंद करना इनको एक बार, मैं जस्ट ओवर कर रहा हूँ क्लास को, फैन बंद कर दीजिए एक बार के लिए, वरना क्लास बंद हो जाएगी। हाँ बंद कर दीजिए ना उसको। देखिए क्या बोला कि आपका एंडोस्पर्मिक सीड आर दो सीड दैट हैव एंडोस्पर्म इन मैच्योर सीड, यानी कि क्या होता है कुछ सीड के अंडर, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि सर इसके अंदर एंडोस्पर्म कौन से सीड में नहीं होता? कौन सा सीड ऐसा होगा जो एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होगा? देखो ज्यादातर जितने भी आपके सीड होंगे जिनके अंदर आपके दो, आपके क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडन वाला पार्ट होता है, उनमें एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट होगा, लेकिन किसमें? जो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो इसका आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, जैसे यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो जब भी इन चीजों की बात करते हो, अब ये बॉटनी का पार्ट है पूरा का पूरा, वैसे अगर हम पढ़ने बैठे तो इसको क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरा का पूरा बॉटनी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम यहां पर क्या कवर कर सकते हैं? केवल इसके एग्जाम्पल को कवर कर सकते हैं और आने वाले क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? यहां से कवर अप कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और था यहां पर, अगर मैं देखूं तो फिजिकल प्योरिटी, ये तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इंटरनल सीड, इंप्रूव्ड वेराइटी, लिमिटेड क्वांटिटी, ये भी आपको बताया हुआ है। अच्छा हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिले होंगे कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंसीडर कीजिए कि कौन सा आपका सही है ना? अब मुझे नहीं पता कि आप लोग टेस्ट देते हो कि नहीं देते हो, लेकिन अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपने यहां पर देखा होगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं और यूपीएससी में जाओगे तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको भी वो एग्जाम देने जाओगे तो उसमें तो हमेशा वही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो इस प्रकार के हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो करिए ना कि उसके लेवल से प्रिपरेशन अगर होगी तो आप कोई भी जो एसएससी का एग्जाम होगा या फिर आपका आने वाले टाइम में नाबार्ड, और अगर आप एएफओ का एग्जाम भी देने जाते हो तो उनमें भी आपका चेंजेस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम तो चला गया, जितना मॉडिफिकेशन करना था आपका आईबीपीएस कर चुका है एग्जाम में। अब उनके पास मॉडिफिकेशन ये बचता है कि वो या तो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए या मल्टीपल टाइप में क्वेश्चन लेके आए, तो उनके पास यही ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चंस तो उनके पास खत्म हो गए सारे के सारे। जितने भी क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं? ओवर हो चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि रिपीट हो रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन, केवल आपके 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, अदरवाइज आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उस एग्जाम को हम लोग कवर करें तो आपको इस रिपीटेशन से बचने के लिए और आपको एग्जाम को कवर करने के लिए इन प्रकार के क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उनको जरूर पढ़ लिया करो, 5 से 10 मिनट आपको लगेगी, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज बेटा लाइट की वजह से मुझे इतना ही कवर करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज कल आपका जो यूपीएससी वाला क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़कर आ जाना। पढ़ाओगे सब लोग?